Hello students, a very good morning to all. Students, क्लास 8 का पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, यानी कुछ हिस्टोरियंस जो है इसको डिफरेंट व्यूज़ से देखते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। The British historians call it a purely military revolt, जबकि जो इंडियंस हिस्टोरियंस हैं वो इसको नाम देते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इंग्लिश हिस्टोरियंस इसको मिलिट्री रिवॉल्ट कहते हैं क्योंकि इस टाइम में जो है ग्रीस्ड कार्टिजेस का यूज़ हुआ था, है ना। और इस रिवॉल्ट के जो है सबसे पहले राइज होने के कारण क्या क्या थे, तो इसके कई कारण थे जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। इसके जो है पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ भी थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे, मिलिट्री कॉजेज़ भी थे, है ना, एंड इमीडिएट कॉज भी थे इसके, हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उस टाइम में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पॉमस्टन। सेकंड, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम में? कैनिंग। थर्ड हमारा पॉइंट है, उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर थे वो कौन थे? वो बहादुर शाह सेकंड। एंड फोर्थ अगर हम पॉइंट देखें तो इस विद्रोह को यानी इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए जो सेनापति आए थे वो कौन थे? वो कैंपबेल थे। फिफ्थ हमारा पॉइंट है, इस विद्रोह का यानी इस रिवॉल्ट का जो प्रतीक था, ठीक है, जो सिंबल था इस रिवॉल्ट का वो क्या था? कमल रोटी, ठीक है। अब अगर हम इसके नेचर की बात करें, इसका नेचर क्या था इस रिवॉल्ट का, तो सबसे पहले क्रांति हुई, फिर विद्रोह हुआ, स्वतंत्रता सैनिक विद्रोह, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो कारण थे कॉजेज ऑफ द ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857 वो क्या क्या थे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल जो हम पॉलिटिकल कॉजेज है वो बताने जा रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन व्हाट एवर आई एम सेइंग टू यू। फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल कॉजेस। डलहौजी के शासनकाल में उसने एक नीति चलाई थी, है ना, जिसे हड़प नीति कहते थे। जिसे क्या कहते थे? हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। एंड इस नीति के तहत भारत के कई जो है क्या कहेंगे, भारत के कई रजवाड़ों को, अगर हम हिंदी में कहेंगे तो रजवाड़े कहेंगे, है ना, और कई सारे किंगडम को उसने जो है अपने कंट्रोल में लिया। जैसे सतारा, अवध, संभल, झांसी, नागपुर को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे वे दुखी थे और विद्रोह करना चाहते थे। अवध, जिसको यूपी के नाम से जानते हैं, तो इसके नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सेकंड हमारा जो है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। ये क्या है? ब्रिटिश नीतियों के तहत सामाजिक रूप से जो नीतियां थीं उनको बदलने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक लगाई, कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह को रोका जाता है। तो कई तरह के सामाजिक बदलाव हो रहे थे। जो भारतीय रूढ़िवादी लोग यानी जो उस टाइम में जो कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या करते थे, वो सामाजिक बदलाव से दुखी थे और ब्रिटिशर्स को ये मानते थे कि हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप करके हमें बदलना चाहते हैं। तो एक ये भी कारण था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, अगर हम सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस को देखें तो। नेक्स्ट हमारा है रिलीजियस कॉजेस, या फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस हमारा है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है, उस टाइम में जो टैक्सेस थे उनमें जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। उद्योगों का जो उद्योग थे उस टाइम में उनको बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल ही उसका सर्वनाश कर दिया गया। कृषि और उद्योग का जो मतलब एक आपस में इंटर रिलेशनशिप जो होती है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, है ना। तो ये था इकोनॉमिक कॉजेज़। अब हम बात करेंगे मिलिट्री कॉजेस क्या था।
तो मिलिट्री कॉजेज अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स द्वारा जो सैनिक एक अनुपात रखा गया था उसमें 5 जो है इंडियंस जो म्यूटिनी थे यानी सैनिक जो थे एक ब्रिटिश सैनिक स्थापित किया गया था। यानी कहने का मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा जो सैनिक अनुपात रखा गया उसमें 5 भारतीय सैनिक पर एक ब्रिटिश सैनिक स्थापित किया गया था। ऐसे में भारतीयों की संख्या सैनिकों में ज्यादा थी लेकिन उनमें भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता था। अब वो भेदभाव क्या क्या थे उसमें, जैसे कि वेतन में उनमें भेदभाव किया जाता था, है ना, रहन सहन में भेदभाव किया जाता था, प्रमोशन में भेदभाव किया जाता था। हाँ, तो फिर इसमें जो है इंडियन सिपाहीज वर नॉट गिवन हैंडसम सैलरीज, दे हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन ईदर, नो इंडियन कुड राइज हायर देन अ सूबेदार, हिज सैलरी वाज लेस देन दैट ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, है ना। तो ये सब भी सारे रीजंस थे। इसके अलावा 1854 में एक डाकघर अधिनियम लाया गया। इस डाकघर अधिनियम में क्या था, जिसके तहत सैनिकों को जो है एक लेटर लिखा गया, लेकर जो है घर फ्री भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम इसके अगर हम देखें कि इसके जो है धार्मिक कारण क्या थे, है ना, तो धार्मिक कारण में ब्रिटिशर्स ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में घुसने की इजाजत दे दी। अब परिणाम ये निकला, ईसाई भारत में आके ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और यहाँ तक बोल बैठे कि उनका मूल उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना है। यही एक प्रमुख कारण रहा भारतीय जनमानस को ब्रिटिश के खिलाफ होने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में हो जाएगा। ठीक है, सोशल कॉजेज क्या था, सोशल कॉजेज में वही जो बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह कराना, तो इन सब चीज़ों से लग रहा था भारतीयों को ये हमारा सामाजिक कारण था। ठीक है, इन सब चीज़ों से लग रहा था इंडियंस को कि ये हमारे परंपराओं को चेंज कर रहे हैं और हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। इस वजह से वो लोग थोड़ा इनके खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के। सेकंड जो है रिलीजियस कॉजेज, तो रिलीजियस कॉजेज में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में घुसने की इजाज़त दे दी। अब जब ईसाई मिशनरी भारत में आ गए तो उनका मेन मोटिव ये हो गया कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको जो है उनको जो है ईसाई धर्म मनवाना है, ईसाई धर्म उनको अपनाने के लिए मजबूर करना, उनका ये उद्देश्य था। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा। अगर हम रिलीजियस कॉजेज देखें, इकोनॉमिक कॉजेज जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक कॉजेज में क्या था कि इकोनॉमिक कॉजेज में जो है टैक्सेस में वृद्धि कर दी गई, उद्योगों का पतन कर दिया गया, कृषि और उद्योग का आपस में जो इंटर रिलेशन था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अगला हमारा मिलिट्री कॉजेज में, अभी जैसे मैंने बताया कि उसमें वेतन में भेदभाव कर रहे थे, रहन सहन में भेदभाव कर रहे थे और हर 5 भारतीय सैनिक पर एक ब्रिटिश सैनिक तैनात किया गया था, प्रमोशन में भेदभाव किया गया था, है ना, ये सब रीज़न थे। इसके जो इमीडिएट कॉज हैं, अगर हम इसकी इमीडिएट कॉज देखें, है ना, तो इमीडिएट कॉज में क्या था, बाई 1857 the material for a mass uprising was ready, only a spark was needed to set a fire। अब इमीडिएट अगर हम कॉज को देखें तो एक ब्राउन बेस बंदूक थी, है ना, जो 1856 में सेना से हटाई गई और उसके बदले इनफील्ड राइफल, ना क्या नाम था, इनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और जनवरी 1857 में यह खबर पूरी सेना में फैलनी शुरू हो गई कि इस राइफल में जो गोली लगी है ना, उस गोली में जो चर्बी लगी है, यानी जो चर्बी लगी है वो गाय या सुअर की है। ठीक है, इसकी चर्बी से बनी है। परिणाम तो हुआ क्या, एज अ रिजल्ट बिल्कुल जो है जो इंडियंस जो म्यूटनी थी, जो इंडियन जो सीपॉयज थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम ये जो है बंदूक नहीं यूज करेंगे और धीरे धीरे ये विद्रोह का कारण बन गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट। मेन इवेंट ऑफ द रिवॉल्ट सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम देखें कि यहाँ पे क्रांति का प्रारंभ जो है वो कैसे हुआ, तो जनवरी 1857 में सबसे पहले ये बात दमदम यानी वेस्ट बंगाल में था। वहाँ पर सबसे पहले ये बात फैली कि बंदूक की गोलियों में गाय और सूअर की जो है चर्बी लगी हुई है,
चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बार ये जनवरी 1857 में दमदम में फैला, फिर ये बात फैली। उसके बाद फरवरी में बहरामपुर में ये बात आई। फिर 29 मार्च बैरकपुर छावनी में जो है 34वीं इन्फेंट्री यानी मंगल पांडे ने चर्बीदार कारतूस का प्रयोग में लाने से मना कर दिया। चर्बीदार कारतूस को प्रयोग में लाने से मना कर दिया। उसके बदले में उन्होंने 2 अधिकारियों को गोली चला दी, है ना। पहला जो है लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा है सर्जेंट ह्यूरसन को घायल करते हुए विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अब उसका रिजल्ट ये निकला कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी। यही वजह है कि इसे प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। और ये जो इसका जो एक्सपेंशन था, इसकी जो वास्तविक शुरुआत थी वो 10 मई 1857 यानी 10 मई 1857 मेरठ के सिपाहियों ने अपने रेजिमेंट से धावा बोलते हुए बिल्कुल जो वहाँ पे जहाँ पे वो रखे जाते हैं, बंदूकें रखी जाती हैं, शस्त्रागार कहते हैं उसको हिंदी में, वहाँ उनको लूट लिया और जो भारतीय सिपाही वहाँ कैद किए गए थे उन्हें छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना, क्योंकि ये एक बुजुर्ग नेता थे, इसलिए वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खां ने किया था। 1857 के अंत में अंग्रेजों ने 1857 के इस अभियान को बिल्कुल ही असफल कर दिया। लगभग भारत के प्रमुख भागों में ये विद्रोह फैल चुका था। इसकी जो असफलता के कारण थे यानी कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट वो ये थे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो थे लिमिटेड नेचर ऑफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं सीमित स्वरूप था। एंड सेकंड है हमारा नेतृत्व का अभाव, यानी कोई भी लीडरशिप नहीं थी जो कोई मेन होता और इसकी कमान संभालता, ऐसा कोई नहीं था। सीमित संसाधन कहने का मतलब कि उस टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, टीवी या फिर और कुछ भी नहीं था कि जो है इस बात का प्रचार किया जाए, इस बात को सारी जगह तक पूरे भारत में फैलाया जाए। तो सीमित संसाधन था। संगठन का अभाव, उस टाइम में यूनियन नहीं थी, उस टाइम में भारतीयों के समर्थन का भी अभाव था, भारतीय बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। और उसमें जो लास्ट चीज़ थी ना वो ये थी कि उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। कहने का मतलब उनके पास अपना कोई गोल नहीं था कि किस वजह से वो स्पष्टता का अभाव, कहने का मतलब कि उनके पास अपना कोई गोल नहीं था कि अगर हम ये 1857 का रिवॉल्ट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है हमें, तो कोई गोल नहीं था उनका, बस वो लड़े जा रहे थे ना। इन सब चीज़ों की वजह से ये रिवॉल्ट जो था वो बिल्कुल ही असफल हो गया। ओके, अब हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं, मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से कौन कौन किसने किसने जो है लड़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट की बात करेंगे। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।